हाँ जी, कैसे हैं सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। डियर फ्रेंड्स, ईपीएफ एक्ट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 13 से लेकर के सेक्शन नंबर 16 विद प्रॉपर एग्जांपल्स। एंड हाँ, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में नोट चाहिए, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ, तो आप स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फिर बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 13 की। यहाँ पे सेक्शन में सबसे पहली बात ये बोली गई है कि जिस भी एरिया की जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, तो जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या है, एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। क्यों? सो डैट वो ये जाकर के एग्जामिन करे कि सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं। अब उसको अपॉइंट तो कर लिया, ठीक है, लेकिन कौन सा वाला इंस्पेक्टर कौन से एरिया में काम करेगा, मतलब उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी और वो क्या काम करेगा, ये सब भी गवर्नमेंट ही तय करेगी, वही फिक्स करेगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड बात यहाँ पर ये करी गई है कि ठीक है, हम समझ गए कि जो भी एरिया की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है, वो कौन से जुरिस्डिक्शन में काम करेगा वो भी गवर्नमेंट ही देखती है, लेकिन अब उस बंदे को कुछ पावर्स भी तो दी जाएंगी ना। तो अब हम बात करेंगे इंस्पेक्टर की पावर्स के बारे में। इसमें सबसे पहले बोला गया कि उसके पास पावर है इंफॉर्मेशन लेने की। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि ये जो मिस्टर पिंकू है ना फ्रेंड्स, इसके ना ये एम्प्लॉयर है और इसके अगेंस्ट ना अपील हुई है किस बात की, रिकवरी की। नो डाउट इसने पीएफ फंड का पैसा नहीं जमा करवाया होगा, है ना। तो इसके रिगार्डिंग अगर मान लो इंस्पेक्टर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो डिमांड कर सकता है, ठीक है। तो एक तो आप समझ गए ना कि इंस्पेक्टर के पास ये पावर है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहता है तो वो मांग सकता है कि ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए और हमें प्रोवाइड करिए। सेकंड, वो विजिट कर सकता है, वो सर्च कर सकता है, मतलब अगर वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में अगर वो जाना चाहता है तो वो जा सकता है, उसे कोई रोकेगा नहीं। अगर मान लो मिस्टर चिंकू इंस्पेक्टर है और वो एक XYZ फैक्ट्री में जाता है तो वहां का एम्प्लॉयर या फिर वहां के मैनेजर्स उसको ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी आप क्या करने आए हो, जाइए यहाँ से, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, ठीक है। एंड वो कुछ भी सर्च कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपके रजिस्टर्स देखना चाहता है, आपकी वेज शीट देखना चाहता है, अकाउंट बुक्स देखना चाहता है, कोई भी डॉक्यूमेंट देखना चाहता है तो वो देख सकता है। नेक्स्ट, अगर वो कुछ भी एग्जामिन करना चाहता है, यहाँ पर कहते हैं इंस्पेक्टर के पास ये भी पावर है। अगर मान लो वो एक XYZ फैक्ट्री में जाता है, वो वहां के एम्प्लॉयर से कुछ पूछताछ करना चाहता है, कर सकता है। एम्प्लॉय से, कॉन्ट्रैक्टर से, मैनेजर से, वो किसी से भी कुछ भी पूछताछ करना चाहता है तो वो कर सकता है। मतलब अगर मान लो मैं XYZ फैक्ट्री की कौन हूँ, एम्प्लॉय हूँ, मिस्टर चिंकू इंस्पेक्टर आते हैं मुझसे पूछताछ करने और मैं बोलूँ और प्लीज यार काम करने दे, जाए यहाँ से, मैं ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि ये उसके पास पावर है कि वो, मैं चाहे एम्प्लॉय हूँ, चाहे एम्प्लॉयर हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैनेजर हूँ, वो मेरे से पूछताछ कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट, वो किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी कर सकता है, उसे लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और उसको उसकी कॉपी चाहिए तो वो कॉपी भी कर सकता है। एंड वो सीज भी कर सकता है, अगर उसे कोई डॉक्यूमेंट या कुछ भी ऐसा लगता है कि इस चीज को जब्त कर लेना चाहिए तो ये भी उसके पास पावर है। नेक्स्ट आ जाता है अदर पावर्स। इसके अलावा भी कहते हैं कि जो भी और पावर्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब करी गई है तो वो सारी की सारी पावर्स का यूज क्या है, इंस्पेक्टर कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 2A की। 2A बोलता है कि अभी अभी हमने देखा कि ये कुछ पावर्स है जो कि एक इंस्पेक्टर के पास होती है ना। तो ये सारी पावर्स तो हमने प्रोविडेंट फंड स्कीम के रिलेटेड समझी ना, तो सेम की सेम पावर्स कहते हैं वो पेंशन स्कीम में भी यूज कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट, 2B बोलता है कि यहाँ पर हमने जैसा कि पावर्स में समझा कि जो इंस्पेक्टर है वो कुछ भी सर्च कर सकता है, सील कर सकता है, लेकिन ये सब करने के लिए भी तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना। अगर मान लो इंस्पेक्टर एक डॉक्यूमेंट को जब्त करना चाहता है तो कौन से कायदे के अनुसार, मतलब कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए वो जब्त करेगा। CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के रूल्स यहाँ पर कहते हैं फॉलो होंगे। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप सभी को सेक्शन 13 क्लियर हो गया। Now let's talk about section number 14. Friends, अब section 14 पता क्या बोलता है, इसमें ना 1A, 1B, 2 and 2A को हम ना निमोनिक, एक छोटा सा निमोनिक है उससे याद करेंगे, that is FAS, FADS।
FEDS। एफ से आ जाता है फॉल्स स्टेटमेंट। अगर कोई झूठी स्टेटमेंट देता है तो उसे क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। उसको कहते हैं 1 साल तक की जेल और 5,000 तक का फाइन लग सकता है। ये था एफ से फॉल्स। अब ई से आ जाता है फ्रेंड्स एम्प्लॉयर डिफॉल्ट। एम्प्लॉयर क्या डिफॉल्ट करेगा, पता है हमें भाई, वो क्या करेगा, जो एम्प्लॉय होगा उसकी सैलरी में से पैसा तो डिडक्ट कर लेगा कंट्रीब्यूशन का, लेकिन बिल्कुल ठीक वो पैसा जो है पीएफ फंड का जमा नहीं करवाएगा। तो ये वाला अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो कहते हैं मिनिमम 1 ईयर की जेल प्लस 10,000 तक का आपको फाइन लग सकता है। तो क्लियर, एफ से फॉल्स स्टेटमेंट, ई से एम्प्लॉयर का डिफॉल्ट, बी से आ जाता है डिफॉल्ट इन अदर केसेस। अगर किसी और केस में भी आप डिफॉल्ट करते हैं तो फिर कहते हैं मिनिमम 6 मंथ की जेल एंड 5,000 तक का फाइन लग सकता है। ठीक, एस से आ जाएगा अब स्कीम वायलेशन। एस फॉर स्कीम वायलेशन। अगर आप स्कीम का वायलेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट प्लस साथ में फाइन भी लग सकता है। 2A बोलता है कि अदर कॉन्ट्रावेंशन, अगर आपने एग्जाम्पशंस की कंडीशंस तोड़ दी, लाइक सेक्शन 17 की जो एग्जाम्पशंस है उसका वायलेशन कर दिया, वही तोड़ दी, वो कंडीशंस आपने ब्रेक कर दी, तो और उसके साथ में कहते हैं अलग से कोई पनिशमेंट मेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब 2A पॉइंट को कुछ इस तरह से समझना, मान लीजिए ये तारा रारा 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 रारा, ये क्या है, कोई एग्जाम्पशन थी सेक्शन 7 के तहत और आपने इसे तोड़ डाला, ठीक है, लेकिन ये जो अपनी एग्जाम्पशन तोड़ी है इसकी कोई भी जो पनिशमेंट है वो एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन ही नहीं है। तो फिर ऐसे वाले केसेस में कहते हैं आपको कम से कम मिनिमम 1 मंथ की जेल तो होगी ही, जो एक्सटेंड हो सकती है 6 मंथ तक, और साथ ही में आपको 5,000 तक का फाइन भी लगेगा। तो मतलब अगर कोई आपने ऐसी कंडीशन ब्रीच करी है जिसकी एक्ट में स्पेसिफिकली कोई भी पनिशमेंट मेंशन नहीं है, तो ये नहीं सोचना इसकी तो पनिशमेंट मेंशन ही नहीं है तो मतलब हम ये कर सकते हैं, कुछ सजा तो मिलेगी नहीं, ना 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 ना। फिर ऐसे वाले केसेस में कहते हैं आपको मिनिमम 1 मंथ तक की जेल होगी और वो 6 महीने तक एक्सटेंड भी हो सकती है, एंड साथ ही साथ फाइन भी लगेगा। समझे? तो इसमें फ्रेंड्स बस हमें पनिशमेंट के बारे में ही बताया गया था, बहुत सिंपल था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 14A। अब इसमें पता क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये एक कंपनी है। 14A सेक्शन क्या बोलता है कि XYZ एक कंपनी है। इस कंपनी में पता क्या होता है, ये कंपनी कहते हैं ऑफर करती है प्रोविडेंट फंड स्कीम ऑफर करती है, पेंशन स्कीम ऑफर करती है, इंश्योरेंस स्कीम ऑफर करती है, ये सब स्कीम्स ऑफर करती है। लेकिन इसमें हो जाता है एक घपला, अगर मान लो कुछ भी ऐसा होता है तो जिम्मेवार कौन होगा। नो डाउट सबसे पहले यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे कोई भी ऑफेंस क्रिएट हो गया ना तो ये XYZ कंपनी भी जिम्मेवार है उस ऑफेंस के लिए। साथ ही साथ इस कंपनी के जो भी इंचार्ज है, ये मिस्टर टिंकू पता कौन है, ये यहाँ का ऑनर है, ये मिस्टर चिंकू यहाँ के मैनेजर साहब है, ठीक है, ये भी डायरेक्टर है डोमो भी। तो ये सबके सब जो कंपनी को मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं ना, सबके सब साथ में रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, ये कंपनी है जो कि प्रोविडेंट फंड स्कीम, पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम ऑफर करती है। अगर कुछ भी यहाँ पे ऑफेंस क्रिएट हो गया तो ये XYZ कंपनी भी साथ में इस कंपनी को कंट्रोल एंड मैनेज करने वाले सबके सब रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो मिस्टर चिंकू है ये प्रूव कर दे, ये इस बात को प्रूव कर पाए कि ये जो भी ऑफेंस हुआ है इसमें इनका कोई हाथ नहीं है, ये बिल्कुल इनोसेंट है, तो ये बच जाएंगे। अदरवाइज कंपनी और ये सब के सब पनिशमेंट। ठीक, सेकंड पॉइंट बोलता है अगर मान लीजिए ये यहाँ का अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड है, ठीक है, ये जो टिंकू है ना ये यहाँ के अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड है, और ये पता चलता है कि ये भाई साहब ने ये मिस्टर टिंकू की जो कि यहाँ का ऑनर, तो वैसे चलो ऐसे मान लो कि ये जो मिस्टर टिंकू है ये यहाँ के मैनेजर के साथ मिला हुआ था, इसने कंसेंट दे दी थी, मैनेजर ने कोई बात नहीं कुछ नहीं होता मैं बैठा हूँ ना, चल तुमने जो फ्रॉड करना है कर, मतलब फ्रॉड के रूप में क्या ही करेंगे ये लोग, यहाँ पे एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड के पैसे कोई तो ले डूबेंगे और क्या ही करेंगे, है ना। तो ये ऐसा कुछ कर देते हैं और ये बात प्रूव हो गई कि इसको कंसेंट मिली थी, तो ये भी जिम्मेवार, जिसने कंसेंट दी थी वो भी जिम्मेवार।
अगर इसने जानबूझ के करा या इसकी लापरवाही से हुआ, मतलब कोई भी पर्सन ऐसा साबित हो जाए कि इस बंदे ने इस ऑफेंस को या तो जानबूझ के करा या इसकी लापरवाही की वजह से हुआ या इसको कंसेंट मिली थी या इसने कंसेंट दी थी, तो फिर वो भी साथ में लायबल होगा, मतलब उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। तो बस यहाँ पे ये दो ही बातें बताई गई थी। और यहाँ पे कंपनी का मतलब कहते हैं जो है वो साथ में फर्म भी है और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स भी है। और अगर मैं डायरेक्टर की बात करूं तो जो पार्टनर्स आ जाते हैं ना, वो भी, ठीक। तो आई होप ये सेक्शन क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 40, डबल ए। डबल ए का मतलब है यहाँ पर डबल पनिशमेंट। यस फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मिस्टर पिंकू कौन है, एम्प्लॉयर है XYZ कंपनी के, और होता पता क्या है, इन्होंने अपने जितने भी एम्प्लॉयज थे ना, उनकी सैलरी से अमाउंट तो डिडक्ट करा, पीएफ का फंड जो कंट्रीब्यूशन देना था ना, वो अमाउंट इन्होंने डिडक्ट करा, लेकिन हम समझ गए पैसा जमा करवाया नहीं, तो ये होगी एक गलती। एक बार गलती करी, पनिशमेंट मिली, मतलब ऑलरेडी ये क्या थे, कन्विक्टेड थे, गिल्टी थे, दोबारा सुधरे नहीं, हमने दोबारा वही गलती करी, सेम ऑफेंस फिर से रिपीट करा, अब क्या होगा, पनिशमेंट डबल। तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप लोग ऑलरेडी एक ऑफेंस में कन्विक्टेड थे, गिल्टी थे, और अब दोबारा फिर से ऑफेंस करते हो, तब आपको नेक्स्ट टाइम अब डबल पनिशमेंट मिलेगी। और वो जो डबल पनिशमेंट है ना, कहते हैं उसमें मिनिमम 2 इयर्स की जो जेल है ना, जो इम्प्रिजनमेंट है, वो कंपल्सरी है, और वो भी मैक्सिमम 5 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है, और साथ ही साथ 25,000 तक का फाइन भी लग सकता है। तो फ्रेंड सेक्शन 14 डबल ए से याद रख लेना, डबल पनिशमेंट। क्लियर? गुड। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ अगर आपको नोट्स में चाहिए तो स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकती हैं। एंड एक और बात, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको सभी एक्ट्स की फुल प्लेलिस्ट चाहिए तो मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 14 ए बी। यहाँ पर पता क्या बोला गया है कि देखो, ए किसी के साथ बिगाड़ने का नहीं है। क्यों नहीं बिगाड़ने का? क्योंकि नॉर्मली कहते हैं सीआरपीसी के केसेस में पता क्या होता है, वहां के ऑफेंसेस में पुलिस जो है ना, वो वारंट कुछ नहीं निकालती, डायरेक्ट एफआईआर कर सकती है और आपको अरेस्ट कर सकती है। यहाँ पर भी ये बोला गया है कि यदि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे नहीं करता है, पीएफ फंड के तहत, पेंशन स्कीम या इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो करना था, तो यहाँ भी बिगाड़ने का नहीं है किसी से। क्यों? क्योंकि तो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है विदाउट एनी वारंट। क्लियर? सो ए बी से याद रह जाएगा, ये बिगाड़ने का नहीं है भाई, ये तो वारंट पे नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट एक्शन लेंगे और अरेस्ट करेंगे। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये तो बस सिंपल था, यहाँ पे इतना ही बताया गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 14 ए सी। यहाँ पे आप बता 3 बातें बोली गई हैं, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। ICM फ्रेंड्स, ICM। आई से यहाँ पर ये बोला गया है कि जो इस एक्ट के ऑफेंसेस है ना, कहते हैं वो कोर्ट में मतलब ऐसे डायरेक्टली रजिस्टर नहीं होते, वो तभी होंगे अगर आई से जो इंस्पेक्टर है ना, जो इंस्पेक्टर है, पहले वो रिटन रिपोर्ट सबमिट करे। क्लियर? सी से बोलते हैं कि फिर वो जो इंस्पेक्टर ने रिटन रिपोर्ट बनाई थी ना, उसको पहले से ही जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड का कमिश्नर है या कोई ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, वो सैंक्शन करे, मतलब अप्रूवल दे। तो पहला पॉइंट समझ गए ना कि इंस्पेक्टर क्या है, रिटन रिपोर्ट देता है, और उस रिपोर्ट को अगर कमिश्नर सैंक्शन करता है, तभी क्या है, वो ऑफेंसेस जो है वो कोर्ट में रजिस्टर हो सकते हैं, डायरेक्टली नहीं होते हैं। तो आए समझ गए फ्रेंड्स, इंस्पेक्टर रिटन रिपोर्ट बनाएगा, सी क्या कहता है, कमिश्नर उस रिपोर्ट को सैंक्शन करेगा, अप्रूवल देगा। तो फिर ये एम क्या बोलता है, एम बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ वही जो ट्रायल है ना, जो ऑफेंसेस के ट्रायल चलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट में ही चलेंगे, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट में ये ट्रायल नहीं चलेंगे। तो आईसीएम ने आपको ये सेक्शन समझा दिया। Very good. Now my dear friends, let's talk about section number 14B. अब ये सेक्शन पता क्या कहता है यार, ध्यान से सुनना इसको। सबसे पहले यहाँ पर ये बोला गया है कि हर एक एम्प्लॉयर की ये जिम्मेवारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कहते हैं वो अपने एम्प्लॉयज के सैलरी से अमाउंट डिडक्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन का, फिर चाहे वो प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत, पेंशन स्कीम या इंश्योरेंस स्कीम, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि फिर वो उसको डिपॉजिट भी करे अमाउंट को। ये नहीं कि एम्प्लॉयज की सैलरी से डिडक्ट करा और अपनी जेब में डाला। ठीक है,
लेकिन अगर किसी ने ऐसा करा तो कहते हैं उनको जो अमाउंट रह गया ना, बचा हुआ जितना उन्होंने नहीं डिपॉजिट करवाया वो, प्लस उसके साथ ही साथ उनको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। यार ऐसा क्यों नहीं होता? आपके कभी माइंड में आया कि जितना अमाउंट बच गया है, इसको पहले एग्जांपल सुनो फिर क्लियर होगा। मान लीजिए ये एक्सवाईजेड कंपनी है, इसमें 100 एम्प्लॉइज काम करते हैं एंड हर महीने 1 लाख का प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट किया जाता है। और लेकिन 6 मंथ हो चुके थे, पिछले 6 महीनों से जो इनका एम्प्लॉयर था ना, उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन का पैसा डिपॉजिट नहीं करा था। तो फिर कहते कि यहाँ पर मान लीजिए कि 6 लाख तक का जो अमाउंट था, क्योंकि 1 लाख पर मंथ देना होता है और 6 मंथ तक पे नहीं करा, तो मतलब 6 लाख तक का जो अमाउंट है वो पे नहीं करा गया, है ना। तो यार सिर्फ और सिर्फ 6 लाख ही क्यों ना मांग ले कि जितना अमाउंट रह गया है डिपॉजिट करने वाला, बस उतना हमें कर दीजिए। क्यों साथ में पेनल्टी भी लगाई गई है? एक तो पेनल्टी इसलिए भी जरूरी है ताकि बंदा डिसिप्लिन में रहे, उसे पता हो, एक फेयर हो कि अगर मैंने डिपॉजिट नहीं करवाया तो मुझे फाइन लगेगा। दूसरी बात, अगर देखो फ्रेंड्स, हमें सिंपली ऐसा रख दे कि ठीक है आप 6 महीने तक का 6 लाख नहीं दिया तो आप इतनी तारीख तक दे देना, ठीक है, तो उससे क्या होगा? बंदा कहेगा ठीक है मैं थोड़े महीने रुक करके दे दूंगा, अभी ये 6 लाख तो मैं घुमाता हूँ, लोन पे देता हूँ, इंटरेस्ट कमाता हूँ, थोड़ा बहुत अपना कमा लेता हूँ, बाद में इनका जितना बनता है इनको वापस दे दूंगा। ऐसे भी हो सकते हैं ना, कितनी हेराफेरियां हो सकती हैं। इसीलिए साथ में पेनल्टी भी रखी गई है। जैसे कि अब यहाँ पर 6 लाख का अमाउंट बन गया है ना, तो 6 लाख का अमाउंट प्लस डैमेजेस स्कीम के तहत मान लीजिए 25% रखा गया यहाँ पर कि आपको 25% डैमेजेस देनी पड़ेगी। तो मान लो वो 1,50,000 रुपीज आए, तो अब 6 लाख के साथ साथ 150 लाख भी देना पड़ेगा। तो मतलब कहाँ 6 लाख अमाउंट देना था और कहाँ अब एम्प्लॉयर को 7,50,000 रुपए देने पड़े, 1.5 लाख की पेनल्टी लगी। जरूरी नहीं है ये 25% ही होगा, ये कहते पावर है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास या फिर कोई भी वो ऑथराइज्ड ऑफिसर जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इनके पास ये पावर है जो ये डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम आपको कितने परसेंट पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब वो 25% हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, जितना भी उन्हें सही लगे। लेकिन एक बात और, ये अमाउंट भी फिक्स नहीं है कि इन्हें 1.5 लाख ही देना पड़ेगा। जितनी आप देरी करते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली यहाँ पर यही बताया गया था कि अगर एम्प्लॉयर क्या है फंड का अमाउंट डिपॉजिट नहीं करता है तो जितना बच गया था वो साथ ही साथ जितनी पेनल्टी पड़ी वो दोनों का टोटल करके देना पड़ेगा फिर उसको। और वो पेनल्टी डिसाइड कौन करता है? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड का कमिश्नर या फिर वो वाला ऑथराइज्ड ऑफिसर जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इतना पॉइंट क्लियर? लेकिन एक और बात जरा सोचो, आपको क्या लगता है, क्या आप डायरेक्ट नोटिस दे दोगे एम्प्लॉयर को कि भाई तेरे ऊपर इतनी पेनल्टी लग गई है चलो पे करो? नहीं, क्योंकि सबको फेयर चांस मिलना चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर भी ये सेक्शन बोलता है कि इससे पहले पेनल्टी लगाने से पहले एक बार आप एम्प्लॉयर को अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो भी अपनी साइड की बात रख सके, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर कोई मतलब बेईमान ही हो गई, फिर कुछ मजबूरी होती है, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई वैलिड रीजन भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए कहते उसे भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो भी अपनी बात रखे। नेक्स्ट अगर बात आ जाती है, अगर मान लो ये जो एक्सवाईजेड फैक्ट्री है या कंपनी है कि सिक इंडस्ट्री है, सिक इंडस्ट्री बोले तो कि उसका खुद का दिवालिया निकल गया है, वो इस हालात में ही नहीं है कि वो ऐसा फंड अमाउंट डिपॉजिट कर पाए, तो फिर कहते हैं अब यहाँ पर या तो उनका जो अमाउंट है वो कम कर दिया जाएगा या फिर कंपनी की हालत को देखते हुए बिल्कुल माफ भी किया जा सकता है। क्लियर? सो आई होप आपको सेक्शन 14B भी क्लियर हो गया होगा। तो सच्ची में अगर आपको सारे सेक्शन क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 14C। अब यहाँ पर पता क्या होता है, देखो इसको बिना डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझिएगा। ये जो मिस्टर पिंकू है ना, ये एक एक्सवाईजेड कंपनी के एम्प्लॉयर है। नो डाउट अब तक हम इतना तो समझ ही गए होंगे, ये गिल्टी पाई गए होंगे किस केस में? पीएफ पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम के तहत इसने अमाउंट डिपॉजिट नहीं करा हुआ, है ना। तो कोर्ट के पास ना यहाँ पे कुछ पावर है, पता क्या पावर है?
वो ना इसको पनिशमेंट देने के बजाय, मतलब पनिशमेंट देने के अलावा, मान लीजिए कोर्ट इसको क्या है, एक रिटर्न ऑर्डर भेज देती है। क्या भेजती है फ्रेंड्स? रिटर्न ऑर्डर भेजती है कि एक काम करिए मिस्टर पिंकू, आप जो अमाउंट, मान लो 2 लाख का अमाउंट रहता है इसका डिपॉजिट करने वाला, ठीक, तो आप क्या है, ये 2 लाख का अमाउंट विद इन 3 मंथ्स जो है डिपॉजिट कर दीजिए। मतलब यहाँ पर अमाउंट ना डिपॉजिट करने पर कोर्ट उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे रही, बल्कि रिटर्न ऑर्डर दे करके उसको समय दे रही है कि चल एक काम कर, मैं देखो 3 महीने देती हूँ, कोर्ट कहती तो इसमें अमाउंट जमा कर दे, डिपॉजिट कर दे, ठीक है। लेकिन अगर ये पिंकू को लगे यार ये 3 महीने बहुत कम है, जज साहब प्लीज जरा थोड़ा समय बढ़ा दीजिए, मेरे को 6 मंथ दे दीजिए, और अगर मान लीजिए जज साहब भी दयालु है, वो कहते ठीक है बेटा हम तेरे को 6 मंथ का समय देते हैं, तो 6 महीनों के अंदर अंदर इस अमाउंट को डिपॉजिट कर दे, ठीक। लेकिन अब बात ध्यान से सुनना, जब तक ये उसका टाइम चल रहा है, ठीक है, पे करने का, तब तक उसके ऊपर कंटिन्यू ऑफेंस का केस नहीं चलेगा। समय मिल गया ना उसे अपने पैसे कलेक्ट करने को, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक। हाँ जी, लेकिन अब सुनो, ये समय हुआ खत्म, टिक 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 चलते चलते समय खत्म हो गया, ठीक है। अब तक इसने 6 महीने के अंदर अंदर ही ये अमाउंट जो था कहते डिपॉजिट नहीं करा, तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब क्या होगा, अब वो क्या है, एक नया ऑफेंस बन जाएगा। तो अब क्या होगा, अब कोर्ट इसके ऊपर रहम नहीं करेगी, वो बोलेगी बस बेटा मैंने 3 महीने बोले थे, तूने बोला 6, तो मैं तेरे को 6 महीने भी दिए, तेरे से अमाउंट डिपॉजिट नहीं हुआ, अब हम इसमें एक ऑफेंस, नया एक ऑफेंस मान करके क्या करेंगे कि समय भी दिया फिर भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करा, तो एक बिल्कुल एक न्यू ऑफेंस बन गया है, अब तेरे को पनिशमेंट मिलेगी। तो अब जो भी प्रिस्क्राइब इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है एंड फाइन है वो इसको लगेगा, और पर डे के हिसाब से 100 रुपीज, जब तक कि ये पे नहीं कर देता, अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर देता। सो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से सेक्शन 14 से भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 15। ये बहुत सिंपल सेक्शन और छोटू सा है, आपको यूं समझ में आ जाएगा, इसमें बस इतना ही बताया गया है, इसको भी डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि एक XYZ कंपनी है, 1990 में, मान लीजिए दरअसल ना 1990 में इस ये जो कंपनी थी ना, इसके ऊपर यार EPF जो एक्ट है ना वो लागू नहीं हुआ था, वो अप्लाई नहीं हुआ था, लेकिन ये फिर कंपनी क्या करती थी, इनका अपना एक PF फंड की एक स्कीम थी जो कि ये प्रोवाइड करते थे, ठीक। तो अब हुआ क्या, 2000 में मान लीजिए इस कंपनी के ऊपर EPF एक्ट अप्लाई हो जाता है, लेकिन हमने क्या समझा 1990 में तो इसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई ही नहीं था, 2000 में ये एक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो फिर 1990 से लेकर के ये 2000 तक, ठीक है, जो एम्प्लॉयज बेनिफिट लेते रहे हैं उनका जो भी अमाउंट है वो इस पुराने फंड से निकल करके कहते न्यू EPF फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको, वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर अब एम्प्लॉयज को न्यू एक्ट, जो ये एक्ट है, इस एक्ट के हिसाब से ही उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक। ये ट्रांसफर क्यों करना पड़ा, क्योंकि पहले कहते हैं कंपनी के ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं था, वो नई कंडीशंस पूरी कर रहे होंगे, है ना, तो पहले एक्ट अप्लाई नहीं था, तो लोगों ने अपने ही कंपनी की एक अलग ही लेवल की स्कीम बनाई हुई थी, तो उसके तहत बेनिफिट्स मिलते थे उनके एम्प्लॉयज को। फिर मान लीजिए अब ये हो गए इलेजिबल, इनके ऊपर EPF एक्ट अप्लाई हो गया, जब इनके ऊपर EPF एक्ट अप्लाई हो गया तो फिर कहते अब EPF फंड एक्ट के तहत ही इन्हें EPF फंड बनाना पड़ेगा, है ना, तो जितना पुराने वाले इनके स्कीम के तहत जो बेनिफिट ले रहे थे एम्प्लॉयज को, उनका जो भी पैसा था वो सब का सब न्यू वाले में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नाउ फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 16। ये ना हमारे आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन है, लेकिन इसे समझने से पहले एक बार फिर से आपको थोड़ा रिमाइंड करवा दूं कि अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल के साथ नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, एंड अगर सभी एक्ट्स की फुल प्लेलिस्ट चाहिए तो मेंबरशिप ज्वाइन जरूर करें। चलिए समझते हैं कि सेक्शन 16 क्या कहता है। इसमें सबसे अच्छा ये पता क्या बोल रहा है यार, कि ये जो एक्ट है ना EPF एक्ट, ये कौन से एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। जी हाँ, सबसे पहले कहते हैं कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 या फिर किसी भी स्टेट लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है, तो इनके ऊपर एक्ट अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, अगर उसमें 50 से कम एम्प्लॉयज काम करते हैं,
तीसरा, अगर वहां पे पावर, बिजली, ठीक है, उसका यूज नहीं होता है। विद पावर, जैसे हमने फैक्ट्री एक्ट में समझा था ना कि विद पावर काम करते हैं या विदाउट पावर, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। उस हिसाब से अगर विदाउट पावर काम हो रहा है तो भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। क्लियर, ये पहला बात। दूसरी बात यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए एक्स वाई जेड एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन वो गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट है। अब फ्रेंड्स, वो सेंट्रल एस्टैब्लिश मतलब गवर्नमेंट के तहत भी हो सकती है एस्टैब्लिशमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है, चाहे किसी की भी हो। मेन बात यह है कि वो गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट है। और पता क्या हो रहा है, उस एस्टैब्लिशमेंट में ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज है ना, या तो कहते उनको कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड के तहत बेनिफिट्स मिल रही है, या फिर ओल्ड एज पेंशन के तहत उनको बेनिफिट्स मिल रही हैं। तो इनको भी क्या है, इनके ऊपर भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। या फिर वो वाले एस्टैब्लिशमेंट जो कि कहते हैं सेंट्रल, प्रोविजनल या किसी भी स्टेट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, और उनके ऊपर भी ये वाली सीपीएफ या पेंशन स्कीम्स लगी हुई है, मतलब अपने एम्प्लॉयज को देते हैं बेनिफिट्स, तो फिर उनके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मान लीजिए ये एक एबीसी एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन ये किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आ रही है, प्राइवेट। लेकिन क्या जो कोई प्राइवेट कंपनी है उसके ऊपर आपको क्या लगता है ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे दे। लेकिन अगर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि तुम्हारी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, इतनी वीक है कि तुम क्या ही अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट दोगे, तो वो फिर कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ठीक है एबीसी कंपनी, हम तेरे ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? वेरी गुड। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।